गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत बार एग्जाम्स में सीधा डेरिवेशन इसका पूछा जाता है 3 मार्क्स में। अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा है, हमने स्टार्टिंग की थी चार्ज पार्टिकल से कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा तो फोर्स लगेगी, कैसे चलेगा, स्पेशल केस वगैरह किए। ठीक है, उसके बाद हमने एक वायर की बात की थी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर वायर को रख दिया जाए और उसमें से चार्ज पार्टिकल मूव करे तो कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। किया, स्पेशल केस के न्यूमेरिकल्स वगैरह किए। अब हम करने जा रहे हैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है इस सेशन के लिए, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बोर्ड ने खत्म कर दिया है इस सेशन के लिए आपके। वरना साइक्लोट्रॉन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक माना जाता है। 5 मार्क्स में उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें साइक्लोट्रॉन की प्रोबेबिलिटी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, लेकिन अब की बार बोर्ड ने उस साइक्लोट्रॉन को खत्म कर दिया है, तो हम स्किप करते हैं उस टॉपिक को और आगे चलते हैं हमारे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर के टॉपिक की तरफ। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग ये कंसेप्ट है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास 2 पैरेलल वायर्स हैं। ये 2 इनफाइनाइटली, मैं कह सकता हूं इनफाइनाइटली लॉन्ग, लेकिन बाद में हम इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर लेंगे ताकि हमें डेरिवेशन निकालने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान लीजिए दोनों में करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, दैट इज I1 एंड दैट इज I2। क्लियर है? यहां तक हमने 2 पैरेलल वायर्स लिए हैं यहाँ पे, एक में करंट I1 और एक में करंट I2, और दोनों के दोनों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ये पहला केस है हमारा। अपोजिट डायरेक्शन में भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, लेकिन आप सेम डायरेक्शन का समझिए, अपोजिट का अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको क्या इसमें क्या क्या चीजें हम यूज करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं। देखिए, फर्स्ट वायर मैं इसको लिख देता हूं फर्स्ट वायर, इसको लिख देता हूं सेकंड वायर, ताकि आपको डेरिवेशन करने में कोई दिक्कत ना आए। फर्स्ट वायर में से करंट जा रहा है I1, तो आपको मालूम है कि किसी भी वायर में से जब करंट फ्लो करता है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्लियर है? तो देखिए जरा, जब I1 करंट ऊपर जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू द थंब रूल, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को लेके जाइए एंड कर्ल द फिंगर। तो फिंगर्स को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे है। एक वायर ऐसे रखा हुआ है, एक वायर ऐसे रखा हुआ है। इस वायर में से करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन, यानी इस वायर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब जरा देखिए, अब ये जो सेकंड वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आ चुकी है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो सेकंड वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड कर रखी है हमने, जिसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या नाम है, B1। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, क्योंकि I1 ने प्रोड्यूस की है तो उसका नाम क्या मैं दूंगा, B1। अब इस पर ध्यान दीजिए। अब आपको मालूम है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो फोर्स इधर लगेगी। आराम से सोचिए जरा इस बात को। मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाल्म रूल का मैं यूज कर रहा हूं, जो कि मैं करता आया हूं, सबसे इजी यही होता है हमारे लिए। मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, अंदर की तरफ जा रही है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये करंट की डायरेक्शन होगी। तो पाल्म किस तरफ पॉइंट करेगी, इस तरफ, यानी ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, ये डायरेक्शन हो जाएगी फोर्स की। और ये फोर्स किसने लगाई है, I2 करंट ने, यानी सेकंड वायर ने, तो इस फोर्स का नाम क्या हो जाएगा, F2। तो चलिए कंसेप्ट शुरू करते हैं। ये तो बात होगी हमारी डायग्राम की। अब देखिए जरा, जब भैया वायर मैग्नेटिक फील्ड में आ गई तो फोर्स कितनी लगती है, F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। बोलो लगती है या नहीं,
प्रीवियस लेक्चर इसी के ऊपर था हमारा। चलिए, किस वायर के ऊपर फोर्स लग रही है? सेकंड वायर। किसने लगाई? फर्स्ट ने। अरे फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड ने ही तो इस पर फोर्स लगाई है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2-1। और 2-1 का मतलब क्या है? दैट इज फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर? कौन सा करंट इसमें से फ्लो कर रहा है? दैट इज I2। लेंथ दोनों की सेम है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी प्रोड्यूस हुई है? दैट इज B1। और एंगल कितना है L और B में? B अंदर की तरफ जा रही है, L ऊपर की तरफ है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे। sin 90 यहाँ पे क्या है? 1 हो जाएगा। तो F21 कितना आ जाएगा बच्चों? दैट इज I2LB1। क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही इजी कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब मुझे सिर्फ आप इतना बताइए, अगर प्रीवियस वीडियोस आपने अच्छी तरह से देख रखी है तो आपको याद होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ये दोनों ही वायर कैसी हैं? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड? तो देखते हैं। जिसको याद नहीं है प्लीज वो याद कर ले जा। अगर अभी भी ये चीज याद नहीं है ना आपको, इसका मतलब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, कोई रिवीजन नहीं है आपका किसी भी प्रकार का। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर? और उसका रिजल्ट क्या आता है? μ0/4π2I/r। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मैंने d मान लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा? d। l मानोगे तो l, जो एज योर चॉइस। ठीक है, r मानोगे r आ जाएगा। कौन सा करंट B1 मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस की है? I1 ने। तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना चाहूं तो कितना आ जाएगा? दैट इज 2 μ2I1I2/4π×d। आराम से देखिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, अगर इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के एक पर्टिकुलर लेंथ में मान लूं, पर यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ पर कितनी फोर्स लग रही है? इसको L से डिवाइड कर देंगे। इसको L से डिवाइड करूंगा तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? 2 μ0I1I2/4π×d। क्लियर हो गया? अब क्या करने वाले हैं? ये तो फोर्स आ गई इस वायर पर जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ने लगाई है। अब बात ये होगी कि ये इस वायर में से भी तो I2 करंट फ्लो कर रहा है, ये भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस वायर पर। किस तरीके से देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट केस था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं इसी में चेंज करूंगा। देखिए, मैं इसी में चेंज करते हुए आपको बताता चलूंगा। देखिए अब क्या होगा कि I2 करंट इसमें से फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। तो सोचिए, करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड, इधर एक वायर है, देखिए आराम से देखिए, ये है वायर। इस तरीके से यहां से I2 करंट फ्लो कर रहा है, थंब की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, कर्ल द फिंगर। इसका मतलब इस वायर की तरफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बाहर की तरफ है, आउटसाइड। ये देखिए, कर्ल द फिंगर, बाहर की साइड, बाहर की साइड। तो यहां पर कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी? आउटसाइड। कैसी? आउटसाइड। और यहां से करंट कितना जा रहा है? I1। और इस मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या हो जाएगा? दैट इज B2। क्यों? क्योंकि I2 ने प्रोड्यूस की है ना। I2 करंट ने मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस की है? दैट इज B2। इसकी डायरेक्शन क्या है? बाहर की तरफ। I1 करंट जा रहा है ऊपर। तो मुझे बताइए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? राइट हैंड पाल्म रूल का यूज कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, आपकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर जा रहा है, ये करंट ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगी? टुवर्ड सेकंड वायर, टुवर्ड सेकंड वायर। यानी ये हो जाएगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन। और इस फोर्स का नाम क्या होगा? दैट इज F1, क्योंकि I1 करंट ने ये फोर्स प्रोड्यूस की है। आराम से देखिए, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर। क्लियर? तो चलिए करते हैं भैया। ये फोर्स है, ये देखिए, ये वायर,
मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, फोर्स लग रही है, कितनी फोर्स लगती है एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे, दैट इज F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। लेकिन अब की बार फोर्स चेंज हो जाएगी, दैट इज 1-2, किस करंट की वजह से, दैट इज I1। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2, और साइन तो 90 है। सब कुछ सेम चलेगा, डेरिवेशन बिल्कुल सेम टू सेम है, सिमिलरली केस चलेंगे। यहाँ पे कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। क्या हो जाएगा ये F12, यहाँ पे साफ तौर पे लिख रखिए, यहीं पे मैं चेंज करता जाऊंगा, I1LB2, I1LB2, ये हो जाएगा I12 1। अब देखिए B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। रिजल्ट कितना आता है, μ/4π2I/d। d क्या है, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ वायर। तो B2 की वजह से ये आ जाएगा I2। तो ये हो जाएगा, अगर पर यूनिट लेंथ में निकालना चाहूं यहां से, तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। देखिए इसमें और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, दोनों का रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल सेम आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं F21 इज इक्वल टू F12। आराम से देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये देखिए पहले वाला रिजल्ट और दूसरे वाला, यानी दोनों वायर एक दूसरे पे सेम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो मैं उसको लिख सकता हूं F21 इज इक्वल टू F12। इस क्वेश्चन में 1 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन इसका पक्का एक क्वेश्चन जरूर डाला जाता है। और किस तरीके का वो क्वेश्चन होता है, वो आपसे कहेगा कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट in the two parallel current carrying wire is same, या कह सकते हैं कि when direction of current is same in the two parallel wire, then what will be the nature of force। तो साफ तौर पे दिख रहा है, ये वाली वायर इस वाली इधर फोर्स लगा रही है, ये वाली वायर इधर फोर्स लगा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ये। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा सकता हूं, क्योंकि इक्वल फोर्स तो है ही है, मैग्नीट्यूड तो मैंने कर दिया, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस साइन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब दो वायर में से सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स कैसी लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसी का अगर मैं दूसरा केस है, देखो डेरिवेशन सेम एज इट इज आएगा। मैं इसका डायग्राम समझा देता हूं आपको दूसरे केस का, अपोजिट डायरेक्शन वाला, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये टॉपिक अच्छे से। एग्जाम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में नेचर कैसे शो करेगी फोर्स। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। ये दो वायर, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, दैट इज I1, दैट इज I2। सेम वही है, करंट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे कैसी फोर्स आई, कैसी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इनसाइड। अब जरा मुझे ये बताइए, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगी, आउटसाइड। ये फोर्स लगेगी किस पर, सेकंड वायर पर लगी है। किसने लगाई है, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड ने। क्लियर है। अब इस पर देखिए, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो नीचे वाली, जब करंट नीचे जाता है, समझाना पड़ेगा आपको फिर से एक बार, ये दो वायर हैं, ये दो वायर हैं, यहाँ करंट नीचे जा रहा है, नीचे की साइड जा रहा है, इसको मैं ऐसे कर लूँ, करंट अगर नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, अंदर की साइड। इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, अंदर की साइड है। यानी यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, क्रॉस में। तो करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स किधर लगेगी, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट, फोर्स किधर लगेगी, बाहर की तरफ। दोनों फोर्स देखिए एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। डेरिवेशन सेम आएगा, डेरिवेशन में आपको ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल पोर्शन बड़ा सिंपल है। डायरेक्शन देखिए, रिपल्सिव नेचर शो कर रही है, यानी मैं यहां लिख देता हूं, सेम डायरेक्शन अगर करंट की है तो अट्रैक्टिव बिहेवियर फोर्स का होगा, और अगर डिफरेंट डायरेक्शन करंट की होती है, डिफरेंट डायरेक्शन, तो रिपल्सिव बिहेवियर यानी रिपल्सिव फोर्स यहां पे एग्जिस्ट करेगी। तो ये 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में इसका पूरा डेरिवेशन पूछा जाता है। क्लियर है। इसमें और क्या बचता है, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है। देखिए इसमें लास्ट में क्या बचता है,
लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आया म्यू नॉट टू I1 I2 अपॉन 4 पाई इंटू डी, यही रिजल्ट आया था फोर्स पर यूनिट लेंथ का। एक यूनिट लेंथ पर कितनी फोर्स लगेगी अगर दो वायर पैरेलल में रख दी जाए तो आपस में। तो देखिए एक डेफिनेशन बनती है यहाँ पे 1 एम्पियर की, और वो डेफिनेशन कैसी आई है, मान लीजिए दोनों वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर हो जाए, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों वायर्स के बीच का जो सेपरेशन हो जाए वो 1 मीटर में मान लूँ, जो सेपरेशन मैंने लिया था d, अगर वो 1 मीटर हो जाए और दोनों में से करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 एम्पियर फ्लो करने लग जाए, तो देखिए यही डेफिनेशन बनती है। तो F/L पर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁷, ये वन क्या बचेगा 2, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। 1 एम्पियर इज दैट करंट, 1 एम्पियर करंट वो होता है विच वन फ्लो इन द, जब वो पैरेलल वायर्स में से गुजर रहा होता है, जब वायर्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया जाए और उसमें से करंट की वैल्यू 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा दिया जाए, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं ये कहना चाहूंगा आप एक काम कीजिए, यहाँ पे साफ तौर पे ये देखिए कि अगर इन दोनों वायर के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर कर दिया जाए तो इसमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, ध्यान से सुनिए, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया जाए, दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 मीटर ले लिया जाए, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन लगती है, तो इन दोनों में से जो करंट फ्लो करेगा दैट करंट विल बी अ 1 एम्पियर करंट। क्लियर हो गया? आई थिंक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। प्रोड्यूस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज 2 × 10। अगर इतनी फोर्स प्रोड्यूस हो गई किसी भी वायर में से, अगर इतनी फोर्स दो वायरों के बीच में, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर दो वायर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी हो गई तो दोनों वायर में करंट की वैल्यू क्या होगी 1 एम्पियर, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। देखिए बहुत ही स्मॉल फोर्स है, बहुत ही कम फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक बात याद रखना, ये 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है ये 100% इस कंसेप्ट के साथ पूछी जरूर जाती है। 3 मार्क्स में आया या 5 मार्क्स में आया ये टॉपिक, अगर 3 में आया तो 2 मार्क्स का डेरिवेशन होगा, 1 मार्क्स की डेफिनेशन होगी, उसके साथ ही पूछती जाती है। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन को इग्नोर ना करें प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, इस डेफिनेशन को इग्नोर बिल्कुल ना करें। जब भी आप इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे डेफिनेशन जरूर करें। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, गुड लक, पढ़ते रहिए, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच।